बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए एंड एंजाइम्स। तो सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एमसीक्यू नंबर 1 जो है उसको देखते हैं। द मोस्ट abundant RNA in the cytosol is ऑप्शन ए है ट्रांसफर आरएनए, ऑप्शन बी है राइबोसोमल आरएनए, ऑप्शन सी है मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे पास 3 टाइप के जो आरएनए हैं, इसके अंदर सबसे जो ज्यादा परसेंटेज होती है वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए की होती है। उसके बाद जो परसेंटेज होती है वो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए की होती है। उसके बाद जो हमारे पास परसेंटेज होती है वो मैसेंजर आरएनए की होती है। तो सबसे ज्यादा 80% के करीब राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, उससे कम ऑलमोस्ट 10 to 15% जो है वो ट्रांसफर आरएनए होता है, और ऑलमोस्ट 4% के करीब जो है वो मैसेंजर आरएनए पाया जाता है। अगर हम इनके फंक्शन को डिस्कस करें, ये तीनों आरएनए जो हैं ये ट्रांसलेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है कि एक पैगाम, एक मैसेज जो है वो डीएनए से आए। तो डीएनए से जो मैसेज है ये मैसेंजर आरएनए लेके आ रहा होता है। जब मैसेंजर आरएनए इस मैसेज को लेके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है तो राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है। और जो थर्ड आरएनए है, जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उस सीक्वेंस के मुताबिक ट्रांसफर आरएनए ने अमाइनो एसिड लेके आना होता है। वो अमाइनो एसिड लेके आता है, उन अमाइनो एसिड को जो राइबोसोम है वापस में जोड़ता रहता है। इस तरह तीनों मिलके क्या ट्रांसलेशन के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। और एक जो आरएनए बनता है वो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू बन रहा होता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो जो मैसेंजर आरएनए है इसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मैसेज दैट इज बीइंग कैरिड बाय मैसेंजर आरएनए। जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होते हैं ये नॉर्मली इनकी जो लेंथ होती है वो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड होती है। जो राइबोसोमल आरएनए ये हमारे पास वेरियस लेंथ के होते हैं, 15 न्यूक्लियोटाइड, 25 न्यूक्लियोटाइड, इनके वेरियस हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड की लेंथ है वो हो सकती है इन आरएनए के अंदर। तो ये हमारा स्मॉल इंट्रोडक्शन है। इसके साथ एक और एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 है जी, द मोस्ट एक्सेसिवली फॉर्म्ड आरएनए इज, ऑप्शन इसकी वही है ट्रांसफर आरएनए, बी राइबोसोमल आरएनए, सी मैसेंजर आरएनए, डी ऑल ऑफ दीज। अब हमने देखना है कि ये है कि बेशक के सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो आरएनए पाया जाता है वो राइबोसोमल आरएनए, लेकिन सबसे ज्यादा बनाया कौन सा जाता है वो आपने बताना है कि सबसे ज्यादा जो बनाया जाने वाला आरएनए है वो कौन सा है। तो इसके बाद हम मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द एंजाइम्स। तो एंजाइम को अगर हम डिफाइन करें तो एंजाइम बेसिकली हमारे पास क्या है, दीज आर द मेटाबॉलिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। ये वाहद बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन को क्या करवा रहे होते हैं, स्पीड अप करवा रहे होते हैं। तो हमारे पास जो एक एंजाइम होता है वो 3 डायमेंशनल शेप होती है। तो हम देख लेते हैं, कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं एंजाइम के हवाले से। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम is restricted to amino acid. ऑप्शन ए है few amino acid, ऑप्शन बी है half amino acid, ऑप्शन डी है all amino acid, ऑप्शन डी है none of these। अब हमारे पास जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बेसिकली एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव साइट। वो एक्टिव साइट कैसे बनती है, कुछ अमाइनो एसिड जो हैं वो गैदर होते हैं, और गैदर होने के बाद उस एंजाइम का फंक्शनल रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो वो जो फंक्शनल रोल डेजिग्नेट किया जाता है फ्यू अमाइनो एसिड को, उस रीजन को हम एक्टिव साइट का नाम दे रहे होते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ दी अमाइनो एसिड्स होते हैं एक एंजाइम के अंदर, वो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। फ्यू अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो फंक्शनल रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इट मींस के मेजर जो पोर्शन है अमाइनो एसिड का वो सिर्फ उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है जो कि एक्टिव साइट है, क्योंकि एक्टिव साइट ने ही क्या करना होता है, बाद में फंक्शनल रोल प्ले करना होता है।
तो यहाँ पे हम एक और एमसीक्यू जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है जी हमारे पास। इज द नॉन प्रोटीन पार्ट that is required for functioning of an enzyme। हमारे पास ऑप्शन ए है जी यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप, बी है जी कोएंजाइम, सी है कोफैक्टर, डी है एपोएंजाइम। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन तो हमारे पास कोफैक्टर है, लेकिन कैसे है? कुछ एंजाइम हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको अपनी फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है, जिस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर का नाम दे रहे होते हैं। अब ये जो कोफैक्टर है ये बेसिकली दो तरह का हो सकता है। ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये कोफैक्टर जो है ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर तो ये ऑर्गेनिक है तो इसके आगे ये दो तरह से अटैच हो सकता है, या तो ये लूजली अटैच हो सकता है या ये कोलेंटली अटैच हो सकता है। इसी तरह ये जो हमारे पास इनऑर्गेनिक है ये भी दो तरह से अटैच हो सकता है, या तो ये लूजली अटैच होगा या ये कैसे होगा, कोलेंटली अटैच होगा। अगर हमारे पास जो ऑर्गेनिक है वो लूजली अटैच है तो ऐसे एक कोफैक्टर को हम कोएंजाइम का नाम दे रहे होते हैं। अगर हमारे पास इनऑर्गेनिक लूजली अटैच है तो इसको हम एक्टिवेटर का नाम दे रहे होते हैं। और अगर ये कोलेंटली अटैच है, चाहे वो हमारे पास ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, उसको जो हम नाम देते हैं उसको हम नाम दे रहे होते हैं कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब हमारे पास नॉर्मली जो एक्टिवेटर के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे पास जिंक जो है वो एक्टिवेटर के तौर पर एक्ट कर सकता है, जो आयरन है वो एक्टिवेटर के तौर पर एक्ट कर सकता है। मुख्तलिफ किस्म के जो आइंस हैं वो मेटालिक आइंस हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के जो मेटालिक आइंस हैं वो अपना रोल एक्टिवेटर के तौर पर प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी कोफैक्टर की। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एक और एमसीक्यूज है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 5 है the enzymes are produced ऑप्शन ए है away from site of action, ऑप्शन बी है at the site of action, ऑप्शन सी है near the site of action, ऑप्शन डी है both बी एंड सी। तो इसकी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो एंजाइम पाए जाते हैं ये या तो वहां पे बन रहे होते हैं जहां पे उन्होंने अपना काम करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्पिरेशन के एंजाइम की बात करते हैं तो वो एंजाइम ज्यादातर जो एंजाइम है वो मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन से प्रेजेंट होंगे, वो एंजाइम जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अपना रोल प्ले करना वो साइटोप्लाज्म को मिलेंगे। उसके बाद वाली जो प्रोसीजर आएंगे उसके अंदर जिन एंजाइम ने रोल प्ले करना है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएंगे। इसी तरह अगर हम फोटोसिंथेसिस के एंजाइम की बात करते हैं तो वो एंजाइम जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे। तो ये नहीं हो सकता कि एक एंजाइम जिसने जहां पे फंक्शन परफॉर्म करना है वहां से वो काफी परे बन रहा है, ऐसा नहीं होता। या तो उसके बिल्कुल करीब बनेगा या जहां पे जिस ऑर्गेनल के अंदर उसने काम करना है वहीं पे उसकी फॉर्मेशन हो रही होगी। तो इसके बाद हमारे पास है जी which of the following protein has
higher number of amino acid. ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है पेप्सिनोजन, ऑप्शन सी है जाइमोजन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। अब हमारे पास ये एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज के जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास पेप्सिनोजन। हम कहते हैं कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिव फॉर्म के अंदर बनाए तो सेल के सारे स्ट्रक्चर को जो डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिन हमारे पास एग्जांपल है जिसको इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन के अंदर बनाया जाता है और स्टमक के लाइनिंग के अंदर आके क्या हो रहा था, एक्टिवेट हो रहा था, उसका रिएक्शन है वो फूड पर परफॉर्म हो रहा था। अगर वो एक्टिवेट हो जाए विद इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक तो स्टमक की सारी लाइनिंग को डैमेज कर देता है। तो नॉर्मली जो इनएक्टिवेटेड हमारे पास एंजाइम बनाए जाते हैं उनकी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है। जब उसकी लेंथ ज्यादा होती है तो फिर उसको ब्रेक किया जाता है, जिसको तोड़ा जाता है, उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वहां से उसको ब्रेक करके उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कम किए जाते हैं। जब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाते हैं तो वो जो हमारे पास एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है। जब एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है तो अपना फंक्शन जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। तो हमारे पास जो पेप्सिनोजन है इसकी अमाइनो एसिड की लेंथ ज्यादा होती है, पेप्सिन की जो अमाइनो एसिड की लेंथ है वो कम होती है। Which of the following function is performed by cofactor? ऑप्शन ए है act as a bridge between cofactor and enzyme, ऑप्शन बी है brings about catalysis, ऑप्शन सी है sometimes provide chemical energy, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। उसकी जो हमारे पास ऑप्शन बेस्ट है वो क्या है, ऑल ऑफ दीज है। क्योंकि हमारे पास जो एक कोफैक्टर होता है वो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो ब्रिज के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है, वो कैटालाइसिस भी करवा रहा होता है, सम टाइम वो केमिकल एनर्जी जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है द एक्टिविटी of enzyme is restricted to few amino acids. That amino acids are part of active site, globular structure, ऑप्शन सी है जितना रजिस्ट्री में मिल जाएगी वो कोई बंदा तेरे पैक हो जाए तो इतने लखनऊ में ना भी तो फिर ताजा नहीं होते कुछ नहीं कुछ ना समझ बुजुर्ग तो नहीं है क्या? वो नहीं है ठीक है जुल्फी बुखारी नहीं मिल रहा हैं जुल्फी बुखारी नहीं मिल रहा ना ना तो
सी है जी एलोस्टेरिक साइट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक्टिव साइड का हिस्सा होते हैं, तो एक्टिव साइड हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 9 है हमारे पास। व्हाट आर दी फंक्शंस are performed by binding site? ऑप्शन ए है अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट, ऑप्शन बी है एक्टिवेशन ऑफ कैटालिटिक साइट, ऑप्शन सी है रिकॉग्निशन ऑफ सबस्ट्रेट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है। ये ऑल ऑफ दीज क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं कि जो एक्टिव साइट है इसको दो मेजर पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, दो हिस्से होते हैं इसके। एक इसका बाइंडिंग साइट होता है, एक इसका कैटालिटिक साइट होता है। जो बाइंडिंग साइट है वो 3 मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहला जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो रिकॉग्नाइज करता है क्या ये वही सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ अटैच होगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। मीन क्या वो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। सेकंड, उसने अटैच करवाना है, जोड़ लेना। जब वो रिकॉग्नाइज करेगा फिर उस सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ लेता है। तीसरा, जब वो जोड़ लेता है उसके बाद वो एक ऑर्डर करता है, एक सिग्नल देता है किसको, कैटालिटिक साइट को, कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। तो कैटालिटिक साइट उस सिग्नल के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करती है। तो ये एंजाइम किस तरह से काम करते हैं, उसकी एक्टिव साइट किस तरह से काम करती है, इसकी बेसिस पे 2 मॉडल दिए गए हैं। एक मॉडल कॉशनैंड ने दिया था, दूसरा एमल फिशर ने दिया था। एमल फिशर ने जो मॉडल दिया था वो लॉक एंड की मॉडल था। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर and there is no change before, during and after the action of enzyme। तो कोशलैंड जो है उसने थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड किया। जब मॉडिफाइड किया तो कोशलैंड ने कहा कि एक्टिव साइट के अंदर चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस आना जरूरी हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अगर कहीं चेंजेस नहीं आएंगी तो एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्लाइड चेंजेस जो है वो आ रही होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूस फिट मॉडल, ये कोशलैंड ने दिया था, तो दिस मॉडल ये क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि देयर इज अ चेंज इन एक्टिव साइट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम। वो ये चेंजेस का होना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।